श्री राधे राधे सभी श्रोताओं व सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हम वास्तु की पढ़ाई को गतिमान कर रहे हैं, लगातार सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट को विस्तार दे रहे हैं और अभी तक भूखंड लिख रहे हैं। भूखंड के प्रकार हैं, भूखंड के बाद थोड़ा सा ज़मीन के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम जियोपैथी स्ट्रेस लेंगे, फिर जोन वाइज ट्रीटमेंट कैसे करेंगे किसी भी प्लॉट का, किसी भी मकान का, इसको सीखेंगे। थोड़ी सी ही और देर है, इसके बाद हम आ जाएंगे मेन प्रैक्टिकल्स पे। तो चलिए लिखते हैं। सभी को राधे राधे, नमस्कार। आज की हेडिंग नंबर है 16 और हेडिंग लिखेंगे चक्राकार भूखंड डैश। प्रायः अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो चक्राकार और वृत्ताकार भूखंड में कोई अंतर नहीं समझ पाते हैं। वृत्ताकार में परिधि एकदम समतल होती है। इसके विपरीत चक्राकार में परिधि समरूप न होकर स्थान स्थान पर कटी फटी जुड़ी होती है। वृत्ताकार जहाँ शुभ प्रभावों वाला है, वहीं चक्राकार भूखंड अशुभ प्रभाव प्रदान करने वाला होता है। अतः चक्र अथवा पहिए की आकृति वाले इस प्रकार के भूखंडों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह भूखंड दरिद्रता, पीड़ा, लड़ाई झगड़ों और बीमारियों को आमंत्रित करता है। अगली हेडिंग नंबर 17, बाल्टी नुमा भूखंड। जो भूखंड बाल्टी के आकार का होता है, वही बाल्टी नुमा भूखंड कहलाता है। ऐसा भूखंड अशुभ प्रभावों वाला भूखंड प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है। जो भूखंड स्वामी ऐसे भूखंडों पर भवन का निर्माण कर निवास करते हैं, वह भूखंड स्वामी सदैव ही ऋणग्रस्त रहते हैं और वह जीवन पर्यंत कष्ट भोगते हैं। अतः सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वह भवन बनाने हेतु ऐसे भूखंड का प्रयोग या चयन ना करें। अगली हेडिंग नंबर 18, शूर्पाकार भूखंड। शूर्पाकार भूखंड सूर्य या छाजन की आकृति वाला भूखंड तभी तमाम प्रकार के अशुभ प्रभावों वाला होता है।
शूर्प या छाजन की आकृति वाला भूखंड भी तमाम प्रकार के अशुभ प्रभावों वाला होता है। जो भी व्यक्ति ऐसे भूखंडों में निवास करते हैं उनकी आमदनी अठन्नी एवं खर्चा रुपया वाला हिसाब होता है। अतः इस प्रकार के भूखंड पर भवन बनाकर कभी भी नहीं रहना चाहिए। भूखंड स्वामी को चाहिए कि वह लालचवश इसके अतिरिक्त भी इसका उपयोग दूसरे उद्देश्यों हेतु भी नहीं करे। अगली हेडिंग 19 नंबर, भद्रासन भूखंड। भद्रासन भूखंड डैश भद्रासन भूखंड वर्गाकार होता है। अर्थात भद्रासन भूखंड वर्गाकार होता है अर्थात इसकी लंबाई व चौड़ाई भी एक जैसी होती है, परंतु इसे वर्गाकार भूखंड से इसलिए अलग माना गया है क्योंकि इसका बीच का भाग बिल्कुल समतल होता है। यह भी शुभ प्रभावों वाला भूखंड होता है। यहाँ पर निवास करने वालों को कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके ऊपर सदैव सुख समृद्धि की छाया बनी रहती है। पर भूखंड स्वामी को चाहिए कि भवन बनाने में कुशल वास्तुविद से वास्तुनुसार भवन का निर्माण करवाना फलदायी सिद्ध होगा। हेडिंग नंबर 20, षटकोणीय भूखंड। षटकोणीय भूखंड डैश जिस भूखंड की 6 भुजाएं होती हैं वह एक षटकोणीय भूखंड कहलाता है। उसे भी वास्तु शास्त्रियों द्वारा शुभ भूखंड में रखा गया है।
कहा गया है कि ऐसे भूखंडों पर निवास करने वालों को धन लाभ व स्वास्थ्य लाभ जरूर प्राप्त होता है। दो तरफ से त्रिभुज होने के कारण त्रिभुजाकार के अशुभ प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अतः निवास हेतु षटकोणीय भूखंड हर प्रकार से निवास हेतु श्रेष्ठ होता है। अगला हेडिंग 21 गोमुख भूखंड डैश व्यापार एवं सभी प्रकार के वाणिज्यिक गतिविधियों के निमित्त गोमुख भूखंड को सर्वथा शुभ माना गया है। इस प्रकार के भूखंड की एक भुजा कम व दूसरी भुजा अधिक लंबाई लिए हुए होती है। अतएव यह भूखंड निवास हेतु ज़्यादा लाभदायी नहीं होता है। आजकल प्रायः जनमानस के बीच शुभता का वह हर प्रकार से फलकारी भूखंड के रूप में यह भूखंड चर्चाओं में है और भूखंड अपनाते समय बहुतायत में लोग गौमुखी के रूप में इस भूखंड का चुनाव करके हर्षित महसूस करते हैं। अगला हेडिंग काकमुखी भूखंड। यह भूखंड एक श्रेष्ठ भूखंड है। जो भी ऐसे वाले भूखंड में निवास करता है वह धनवान हो जाता है। इस भूखंड की भुजाएं भी एक भुजा से कम और एक भुजा अधिक लंबी होती है और कोणीय आकार लिए प्रतीत होती है। यह भूखंड भी धन संचय करवाने में मदद करता है और धन संचय के कारण ही भूखंड स्वामी स्वतः ही धनवान होने लगता है। धन कभी भी स्थापत्य के बिना नहीं आता।
तो स्वामी को कार्यकुशलता व अधिक परिश्रम तो करना ही पड़ता है और यह एक श्रेष्ठ भूखंड कहलाता है। चलिए ब्रीफिंग ले लेते हैं और मैं आरंभ से ही कह रहा हूँ कि चीज़ों को समझना अधिक आवश्यक है। थीसिस एक फिक्स एरिया है जिसे आप पूरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर समझने का कोई लिमिट फिक्स नहीं है। बहुत बड़ा दायरा है, जितना बढ़ सके उतना बढ़ जाए। हेडिंग 16 चक्राकार भूखंड। प्रायः अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो चक्राकार और वृत्ताकार भूखंड में कोई अंतर नहीं समझ पाते। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी आकृति ही ऐसी है जो विरोधाभास पैदा करती है। दोनों आकृतियाँ एक जैसी दिखती हैं, इसीलिए उसमें लोग अंतर नहीं समझ पाते। वृत्ताकार में परिधि एकदम समतल होती है, जैसे ग्लास की किनारी होती है, पानी पीने वाला गिलास होता है, उसकी किनारी बराबर होती है। पर वैसे ही कांच का एक गिलास होता है जिसमें धारियां बनी होती हैं, तो उसका जो ऊपर का किनारा होता है वो लहरदार हो जाता है। लहरदार को भी थोड़ा डीपली समझें तो वो एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे जुड़ जुड़ के एक गोल किनारा बनता है। और दिखने में तो वृत्त जैसा लगता है, पर वो वृत्त नहीं, छोटे 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 दूरी के छोटे छोटे से आधार जुड़ते जाते हैं और फिर वो एक चक्र जैसी आकृति, वृत्त जैसी आकृति ले लेता है। इसके विपरीत चक्राकार में परिधि समरूप न होकर स्थान स्थान पर कटी फटी होती है। इसका मतलब वही है जो हम बता रहे हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से समझ लीजिए। आजकल जो रबड़ के टायर आ रहे हैं, सभी गाड़ियों में देखे हैं आप लोगों ने, वो रबड़ को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करके उसको लिक्विड जैसा बना लेते हैं और लिक्विड बनाने के बाद फ्रेम उनका होता है, खांचा उसे बोलते हैं, उसमें सांचे में डाल के और ढाल के निकाल देते हैं। ये एक साथ जुड़ा हुआ क्रम हुआ। अब इसी क्रम को अगर आप चेंज करना चाहें या समझना चाहें, बदल के कैसे समझेंगे, तो जो बैलगाड़ी होती है जिसमें बैल लगते हैं, नदिया के पार में जो गाना हो रहा है उसमें बैलगाड़ी है ना, इस पे हीरोइन, हाँ समझ गए ना, या कौन दिशा में लेके चला रे, वही गाना। उस गाने में जो है वो बैलगाड़ी है। वो बैलगाड़ी के पहिए पे फोकस करो है। तो जो बैलगाड़ी का पहिया है, उस पहिए को जब बनाते हैं तो एक धुरी से घूम के वापस उसी स्थान पर आते हैं, तो बीच में एक धुरी है, उसमें से कुछ डंडे निकल रहे हैं, लकड़ी के लंबे लंबे पार्ट्स, और उन पर एक एक चक्का फिट हो रहा है। एक टुकड़ा है जिसमें 2 चक्के फिट हो रहे हैं, फिर एक चक्का है जिसमें 2 टुकड़े फिट हो रहे हैं। ऐसे फिट हो के वो टुकड़े जोड़ जोड़ के पूरा एक गोल पहिया बनाया जाता है। ये पुरानी परंपरा है और उस लकड़ी के पहिए के ऊपर एक रबड़ लगा दी जाती है, जिससे बहुत बुरी तरीके से आवाज़ या झटका ना दे। तो वो जो जोड़ जोड़ कर टुकड़े एक गोल पहिया बनाया गया, वही चक्राकार भूखंड है। वृत्ताकार भूखंड जहाँ शुभ प्रभावों वाला है, वहीं चक्राकार भूखंड अशुभ प्रभाव प्रदान करने वाला होता है। अतः
चक्र अथवा पहिए की आकृति वाले इस प्रकार के भूखंड का परित्याग करना चाहिए। तो आप समझिए कि पहिए की आकृति वाला हो या चक्राकार भूखंड हो, इसको कभी भी प्लॉट पर घर बनाने हेतु चयनित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भूखंड दरिद्रता, पीड़ा, लड़ाई झगड़ों और बीमारियों को आमंत्रित करता है। यदि आप इस भूखंड पर घर बनाते हैं तो यह आपको दरिद्र बना देगा, मतलब आप सभी चीज़ों से हीन हो जाएंगे। पीड़ा देगा, मतलब आपको शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट रहेगा। लड़ाई झगड़े, मतलब कोर्ट और कचहरी का काम। और बीमारियां, मतलब हॉस्पिटल ले जाने का ये काम करेगा। अगली हेडिंग, बाल्टीनुमा भूखंड। जो भूखंड बाल्टी के आकार का होता है वह बाल्टीनुमा भूखंड कहलाता है। ऐसा भूखंड अशुभ प्रभावों वाला भूखंड प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है। बाल्टीनुमा भूखंड, बाल्टियाँ तो आपने देखी ही हैं, वैसे ही आप नीचे कम चौड़ी एक रेखा खींचेंगे, दो रेखाएं बढ़ते हुए क्रम में खींचेंगे और ऊपर जाकर हम उसको सीधा समानांतर नहीं मिलाएंगे, बाल्टी की तरह अर्धवृत्त जैसा एक चित्र बनाएंगे, तो आप बाल्टीनुमा भूखंड को समझ पाएंगे। बाल्टी को अपनी आंखों के सामने तक उठा लो और वो जो चित्र बनेगा वो बाल्टीनुमा भूखंड है। जो भूखंड स्वामी ऐसे भूखंडों पर भवन का निर्माण कर निवास करते हैं वह भूखंड स्वामी सदैव ही ऋणग्रस्त रहते हैं। अब जिसको ऋणग्रस्त रहने का बहुत शौक हो वो इस प्लॉट को खरीद के घर बना के रहे, फिर वो ऋणग्रस्त रहेगा। पर यदि जिसे ऋणग्रस्त नहीं रहना है तो उसको किसी वास्तुशास्त्री से सलाह लेनी चाहिए, वह जीवन पर्यंत कष्ट भोगने से बच जाएगा, है ना। और हम लोग मार्केट में हैं तो बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, उनके साथ में बने रहें। अगली हेडिंग है शूर्पाकार भूखंड। सूप या छाजन। सूप का मतलब होता है जिसमें गेहूं और अनाज साफ़ किए जाते थे, उसे कहते थे फटक फटक के करना, तो वो आवाज़ के हिसाब से उसका नाम किया जाता है कि लाओ सूप पे थोड़ा अनाज फटक लें। ऐसे देखने वाले जो पीछे से बढ़ते हुए क्रम में आगे की तरफ दो भुजाएं जाती हैं और फिर समानांतर जुड़ जाती हैं, ऐसे प्रकार को भूखंड हम सूपाकार भूखंड या छाजन के प्रकार का भूखंड कहते हैं। आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया उन सभी लोगों का हो जाता है जो इस प्रकार के भूखंड में रहते हैं, मतलब जितनी कमाई है उससे ज़्यादा आवश्यकता रहती है, अतः इस प्रकार के भूखंड पर भवन बनाकर कभी भी नहीं रहना चाहिए। भूखंड स्वामी को चाहिए कि वह लालचवश इसके अतिरिक्त भी इसका उपयोग दूसरे उद्देश्यों हेतु भी नहीं करे। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लॉट है, हम इस पे घर नहीं बना सकते तो हम किसी और प्रकार की बात उस पर कार्रवाई कर दें, हम उस पर डेयरी खोल दें या हम उस पर मुर्गी पालन खोल दें या हम उस पर गोदाम वगैरह कुछ बना के और भाड़े पे दे दें या अपने लिए ही स्टोरेज का काम करें। ऐसे किसी भी तरीके की चीज़ जो है वो यहाँ पर फले फूलेगी नहीं, माइनस में ही जाएगी। तो ऐसे भूखंड को छोड़ देना है। अगली हेडिंग है भद्रासन भूखंड। भद्रासन भूखंड वर्गाकार होता है, अर्थात इसकी लंबाई व चौड़ाई भी एक जैसी होती है। इतना तो आप लोग अब समझ गए हैं, परंतु इसे वर्गाकार भूखंड से इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि इसका बीच का भाग बिल्कुल समतल होता है। ब्रह्म स्थान थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, और अगर ब्रह्म स्थान निचला या समतल या नीची भूमि है तो यह सभी प्रभाव वाला भूखंड शुभ प्रभाव देता है। यह निवास करने वालों को कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करने देता। समतल भूखंड मतलब आप एक बराबर भूमि पर प्लॉट को निश्चित कर रहे हैं,
तो नाभि सेंटर यहाँ पर जब मकान बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर कोई पिलर वगैरह ना हो, निर्मित ना करें, नक्शा बनाएं और कायदे से बनाएं, कायदे से घर को बनाएं। तो ये हर प्रकार से शुभ प्रभाव देने वाला भूखंड होगा। यहाँ पर निवास करने वालों को कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके ऊपर सदैव सुख समृद्धि की छाया बनी रहेगी, मतलब उनके पास लिक्विडिटी रहेगी, पैसा अधिक रहेगा। अधिक नहीं मतलब आपके ज़रूरतों से अधिक। पर भूखंड स्वामी को चाहिए कि भवन बनाने में कुशल वास्तुविद से वास्तु अनुसार भवन का निर्माण करवाना चाहिए। अब ये जो बात आई है कुशल वास्तुविद से वास्तुनुसार भवन का निर्माण करवाना चाहिए, ये जो पॉइंट है ये मेरे दिमाग में पहले आ गया कि नाभि सेंटर समतल भूमि में कई बार डाउन चला जाता है, तो उसको देखना ज़रूरी है। बाकी भद्रासन भूखंड हर प्रकार से शुभ लाभ देता है। षटकोणीय भूखंड, षटकोण आपने रेखागणित में पढ़े होंगे। 6 लाइनों को खींच के मिलाते हुए हम एक गोलाकृति बनाने का प्रयास भर करते हैं, बनती नहीं है। तो जिस भूखंड की 6 भुजाएं होती हैं वह एक षटकोणीय भूखंड कहलाता है। उसे भी वास्तु शास्त्रियों द्वारा शुभ भूखंडों में रखा गया है। हमने इससे पहले एक और भूखंड पढ़ा था और उस भूखंड में पीछे की लाइन बराबर थी और आगे की लाइन जो है वो त्रिभुजाकार थी। उसको कह रहे थे हम सकटाकार भूखंड। हेडिंग नंबर 8 देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब इसमें वैसा ही त्रिभुज जो आगे की तरफ सकटाकार में था वैसा ही त्रिभुज इसमें पीछे भी है। तो एक आयत या स्क्वायर प्लॉट लीजिए और दोनों साइड में त्रिभुज जैसी एक आकृति अगर दोनों साइड में निकली रहे तो वो षटकोणीय भूखंड हो गया। उसे भी वास्तुशास्त्रियों द्वारा शुभ भूखंडों में रखा गया है और कहा गया है कि ऐसे भूखंडों पर निवास करने वालों को धन लाभ व स्वास्थ्य लाभ जरूर प्राप्त होता है। दो तरफ से त्रिभुज होने के कारण त्रिभुजाकार के अशुभ प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मतलब इसमें मैथ का एक सिद्धांत जो माइनस माइनस प्लस हो जाता है वो ऐसे ही ज्योतिष में होता है कि नीच भंग हो जाती है। तो ये नीच भंग हो जाता है और इसमें फिर वो प्रभाव जो निगेटिव आ रहे होते हैं वो दो तरफ निगेटिव प्रभाव होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसे त्रिभुजाकार के अशुभ प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अतः निवास हेतु षटकोणीय भूखंड हर प्रकार से श्रेष्ठ होता है। अगली हेडिंग लेंगे गोमुख भूखंड। शेरमुखी जैसे पढ़ा था उसका अपोजिट अगर बना देंगे तो वो गौमुखी हो जाएगा। गौमुखी भूखंड में समानांतर 2 भुजाएं, एक छोटी और एक बड़ी होती है और 2 रेखाएं उनको आपस में खड़ा खड़ा जोड़ती हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों के निमित्त गौमुख भूखंड को सर्वथा शुभ माना गया है। आप किसी भी तरीके का व्यापार करना चाहें, वाणिज्य से जुड़ा कोई कार्य करना चाहें तो ये शुभ है। इस प्रकार के भूखंड की एक भुजा कम व दूसरी भुजा अधिक लंबाई लिए होती है। अतएव यह भूखंड निवास हेतु ज़्यादा लाभदायी नहीं होता, जबकि लोग इसे लाभदायी ही समझते हैं। आजकल प्रायः जन मानस के बीच शुभता का हर प्रकार से फलकारी भूखंड के रूप में यह भूखंड चर्चाओं में है। फैलाने वालों ने इसको लेकर भी बहुत सारे मति भ्रम फैला रखे हैं। तो गौमुखी भूखंड को हर प्रकार का से शुभ फल देने वाला भूखंड नहीं समझना चाहिए। भूखंड अपनाते समय बहुतायत में लोग गौमुखी के रूप में इस भूखंड का चुनाव करके हर्षित महसूस करते हैं। 2 चीज़ें बेसिक हैं जो आपको समझना चाहिए। कर्मों के द्वारा आप भाग्य बदल सकते हैं और प्रारब्ध जो है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। अब कोई अगर ये कहे कि ये अगर फिक्स है
तो फिर हम अच्छे भूखंड का और किसी दूसरे भूखंड का चयन ही क्यों कर रहे हैं? तो आप समझिए कि अगर आप पुरानी ऐसी गाड़ी जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बहुत ही स्लो स्पीड में ले जाकर ही आप उस रास्ते को पार कर सकते हैं, और उसी रास्ते को पार करने के लिए आप एक मजबूत नई और बेहतरीन सब फंक्शन से लैस गाड़ी से उस रास्ते को पार करेंगे, तो जो अंतर है वही है। आपको एक रेमेडी से समझाने का प्रयास करें कि मान लीजिए आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको आगे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, थोड़े ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं, तो वैसी वाली स्थिति में रेमेडी में कह देते हैं कि आप इस टाइम ड्यूरेशन में जाइए कभी भी हॉस्पिटल, और वहाँ जाके बैठिए और पानी पीजिए और थोड़ी बहुत देर रुकिए और वापस आ जाइए, तो आपका काउंट कर लिया जाएगा हॉस्पिटल जाना। कॉस्मोस काउंट कर लेगा कि आप हॉस्पिटल गए हैं, अब आपको एडमिट होने नहीं जाना पड़ेगा। तो ये तरीका आप समझिए कि भूखंड को वास्तु के अनुसार बनाने के बाद आपको वो जो प्रारब्ध का कष्ट वाला समय है, या जो आपने गलत डिसीजन ले लिए हैं उससे जो जुड़ा हुआ समय है, वो जो कष्टों में निकलेगा वो उतना अधिक कष्टों में नहीं निकलेगा। आपको पता नहीं चलेगा कैसे। खाया पिया शरीर होता है, तो जो गर्भस्थ महिला होती है मजबूत और टिकाऊ तरीके से वो खाना पीना खाती है और जीवन को मजबूती से जीती है, तो वो जो प्रसव पीड़ा है उसको आराम से स्वस्थ होकर निकाल लेती है समय को। और वहीं पर जो दूसरी डरी हुई महिलाएं, कमज़ोर और कम नाजुक शरीर वाली हैं, उनको वो फिर समय बहुत कष्ट देता है ना। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। अगली हेडिंग, काकमुखी भूखंड। सीधी सी बात है, कौवे जैसी चोंच वाला जो भूखंड होगा उसे काकमुखी भूखंड कहेंगे। यहाँ पर विशेषता यह है कि यह जो भूखंड है ये लोगों को स्वतः धनवान बना देता है। इस भूखंड की भुजाएं भी, एक भुजाएं कम और एक तरफ की भुजा कम और एक तरफ की भुजा अधिक लंबी होती है और कोणीय आकार लिए प्रतीत होती है। यह भूखंड भी धन संचय करवाने में मदद करता है, और धन संचय के कारण ही भूखंड स्वामी स्वतः ही धनवान होने लगते हैं। धन कभी भी स्थापत्य के बिना नहीं आता, तो स्वामी को कार्यकुशलता व अधिक परिश्रम तो करना ही होगा। अपना बेस बनाना पड़ेगा, अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, किसी भी एक क्षेत्र में कार्यकुशलता लानी पड़ेगी और परिश्रम से कार्य करना पड़ेगा। इसी संपादित क्रिया को आप करते रहेंगे, संपादित करते रहेंगे, तो आप धनवान भी हो जाएंगे। यह एक श्रेष्ठ भूखंड कहलाता है। इसी प्रकार से हम वास्तु की पढ़ाई को गतिमान कर रहे हैं और हम 35 प्रकार के प्लॉट पढ़ेंगे। 22 प्रकार के हमने पढ़ लिए हैं, 22 हो गया, 35 होना है। सभी लोग जुड़े रहिए वास्तु की इस चर्चा में और अपने घरों को इन नियमों से मिलाते रहिए। और यदि आपके घर में कहीं सभी प्रकार से चीज़ें मिल जाने के बाद भी कुछ चीज़ें विषम हैं, तो आपको वास्तु की जो विधा है उसमें पारंगत किसी वास्तुविद या वास्तु शास्त्री को, कंसल्टेंट को बुलाकर उसको ठीक कराकर और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। एस्ट्रो वास्तु